आदाब, सलाम, नमस्कार। वेलकम टू न्यू इंडिया एजुकेशन ट्रस्ट मोटिवेशन सीरीज। दोस्तों, आपको मालूम है कि हम इस सीरीज में आपकी मुलाकात ऐसे लोगों से कराते हैं जिन्होंने अपनी जिंदगी में कामयाबी की सीढ़ियां बहुत चढ़ी और वो ऊपर तक पहुंचे हैं। ऐसे लोगों से हम आपकी मुलाकात कराते हैं। उसी सीरीज में आज हम आपकी मुलाकात कराने जा रहे हैं डॉक्टर सनोबर हैदर किदवाई। ऐसी शख्सियत जिनके अचीवमेंट्स अगर मैं पढ़ने लगूं तो शायद मुझे बहुत वक्त लगेगा और ज्यादा वक्त उसी में गुजर जाएगा, लेकिन फिर भी मैं कुछ तो जरूर बताऊंगा। आप प्रोफेसर हैं हिस्ट्री की और आपने उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन में आपने टॉप किया मेरिट लिस्ट में और आपका सिलेक्शन हुआ एज असिस्टेंट प्रोफेसर। के बाद आपने यूपीएससी एलाइड सर्विसेज में भी आपका सिलेक्शन हुआ। आपने प्रेस्टिजियस एनईटी एग्जामिनेशन जो नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट होता है, यूजीसी कराती है, उसमें भी आपने कामयाबी हासिल की। आपने बीएड किया, आपने लॉ किया, वहां आपने गोल्ड मेडल हासिल किया, टॉप किया वहां पर। आप जो है मेंबर हैं नेशनल आर्काइव्स ग्रांट्स कमेटी जो मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के आती है, और आपका रिटन वर्क भी है, आप बुक्स भी लिखती हैं। आपने लिखा है लॉ एंड जस्टिस इन द यूनाइटेड प्रोविंसेस, ये आपकी एक बुक पब्लिश हो चुकी है। इसके अलावा एक और बुक आपकी पब्लिश हुई। इसके अलावा बहुत सारा ढेर सारा पब्लिकेशन वर्क है आपका। और एक और बात मैं खास तौर से यहाँ कहना चाहूंगा कि आप न्यू इंडिया एजुकेशन ट्रस्ट की एडवाइजर भी हैं। ये ट्रस्ट जो रूरल एरिया में काम कर रहा है, जिला बागपत में जो स्कूल खोलने जा रहा है, उस ट्रस्ट के एडवाइजर भी हैं। तो डॉक्टर सनोबर हैदर साहिबा, बहुत बहुत स्वागत आपका, वेलकम, खुशामदीद। आदाब सर, थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी ओवर हियर। आदाब। हम यहाँ से शुरू करेंगे आपकी जो सक्सेस स्टोरी है। बहरहाल मैं सब कुछ तो नहीं बता सका क्योंकि एक बहुत लंबी कहानी है, वो हम आपसे सुनना चाहेंगे। आपकी सक्सेस स्टोरी आप कुछ शेयर करें हमारे सुनने वालों के साथ। जी सर, लकीली माय पेरेंट्स जो अब इस दुनिया में नहीं है, उन्होंने हमेशा इस बात के लिए हमें गाइड किया कि एजुकेशन इज द बेस्ट सोर्स ऑफ गेटिंग एनी काइंड ऑफ सक्सेस। अगर हम वेल एजुकेटेड होंगे तो सक्सेस डेफिनेटली हमारे आगे पीछे आएगी। सो अपॉर्चुनिटी उन्होंने हमें सारी प्रोवाइड करी। बेस्ट ऑफ एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में पढ़ने का मौका दिया। लोरेटो कॉन्वेंट में, अवध गर्ल्स डिग्री कॉलेज, यहाँ सब हम लोगों ने पढ़ाई करी है। मेरी दो और बहनें हैं, हम लोग ने सबने इन्हीं स्कूल से पढ़ाई करी है और मेहनत भी बहुत करी है। तो एकेडमिकली मेरा जो रिकॉर्ड है वो राइट फ्रॉम द बिगिनिंग बहुत ब्राइट रहा था। अल्लाह के शुक्र से आई हैव बीन अ गुड स्टूडेंट, इफ आई एम नॉट एग्जैजरेटिंग। So after doing my intermediate, I pursued my graduation and then I did my PhD after my PG from Lucknow University in history. Next, जैसे आपने बताया, मैंने फर्स्ट अटेम्प्ट में अपना नेट क्लियर करा और क्योंकि मेरे पेरेंट्स चाहते थे कि यूपीएससी का यूपीपीएससी का एग्जाम दिया जाए और खुद भी मेरी बड़ी ख्वाहिश थी, तो मैंने अटेम्प्ट दिया और फर्स्ट अटेम्प्ट में मेरा एग्जाम क्लियर भी हो गया था। अलाइड सर्विसेज में सिलेक्शन हुआ। आई वर्क फॉर 3 years in this position and then again I continued giving the exams। तो मेरा इस असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पर भी चयन हो जाता है। श्रेष्ठता क्रम में I secured the first position and ये एग्जाम भी लोक सेवा आयोग उत्तर प्रदेश के द्वारा कंडक्ट किया गया था। So ever since then I have been working as the professor of history at महाराजा बिजली पासी गवर्नमेंट पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज जो लखनऊ में है। अभी फिलहाल मेरी पोस्टिंग यहाँ पर है। इसके अलावा लॉ की अगर बात करें तो माय हस्बैंड इज अ लॉयर एंड ही आल्सो हैज अ ब्रिलियंट एकेडमिक बैकग्राउंड। तो उन्हीं के इंस्पिरेशन से आई परस्यूड लॉ। अभी 2 साल पहले ही लॉ की डिग्री अर्न करी है एंड सब लोगों की ब्लेसिंग से और गाइडेंस से आई वाज एबल टू गेट अ गोल्ड मेडल फॉर माई सेल्फ। आई टॉप द बैच। आई वाज क्वाइट अ सीनियर स्टूडेंट बट आई टॉप द बैच एंड आई एम रियली थैंकफुल टू गॉड एंड एवरीवन फॉर देयर सपोर्ट एंड गाइडेंस। तो पढ़ने का मुझे बहुत शौक है सर एंड बेसिकली द क्रेडिट फॉर दिस गोज टू माय पेरेंट्स बिकॉज वो हमेशा चाहते थे कि और ऊंचाइयों को हम लोग छुएं। तो उन्हीं की गाइडेंस, अपनी फैमिली की सपोर्ट के साथ, इसमें बहुत सारे लोग शामिल हैं, इनका सबका नाम यहाँ नहीं लिया जा सकता बट ऑल माय फैमिली। अभी लेटेस्ट मेरा जो अचीवमेंट है, मैंने 2nd लेवल ऑफ पर्शियन लैंग्वेज कोर्स कंप्लीट करा है। ईरान कल्चर हाउस करवाता है ऑनलाइन।
So I have secured a very good percentage, and I'm very happy about it. That's really great. यानी आप पर्शियन भी सीख रही हैं अब? जी सर, जी सर। अच्छा, जी जी। और ये आपने लॉ का जो कारनामा दिया है, गोल्ड मेडल आपने लॉ में हासिल किया, ये इन सर्विस आप कर रही थी? यस सर। आप जॉब भी कर रही थी और साथ में पढ़ाई भी कर रही थी? यस सर, यस सर। पढ़ाई के लिए तो देयर इज नो एज, और वैसे भी आप तो यंग हैं, नौजवान हैं एकदम बिल्कुल, और पढ़ाई करते रहें और ये सिलसिला जारी रहे और आपके अचीवमेंट्स इसी तरीके से बढ़ते रहें, हमें ऐसी उम्मीद है, और ये आप करती रहेंगी। थैंक यू सर। डॉक्टर सनोबा, बहुत से बच्चे जो होते हैं वो तैयारी करते हैं, उनको यूपीएससी का एग्जाम देना है, यूपीपीएससी का एग्जाम देना है। आपने चूंकि मेहनत की है, आपने टॉप भी किया, आपने अलाइड सर्विसेज में भी आप सिलेक्ट हुई, आपने असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए आपने टॉप भी किया, मेरिट लिस्ट में आप टॉपर थी। ये किस तरीके से आपने मेहनत की? जो बच्चे खासतौर से मान लीजिए उनका ध्यान है कि वो उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन का एग्जाम देना चाहते हैं, तो किस तरीके से मेहनत करें, कैसे तैयारी करें, और कितना वक्त उनको लगे इस तैयारी करने में, कुछ उसके लिए आप गाइड करेंगी? बिल्कुल सर, सबसे पहले तो हमें एब्सोल्यूट कमिटमेंट और डेडिकेशन की जरूरत होती है। अगर किसी बच्चे ने डिसाइड कर लिया है कि हमें ये प्रेस्टिजियस एग्जाम्स देने हैं और हमें एडमिनिस्ट्रेटिव कॉम्पिटिशंस क्लियर करने हैं टू गेट इनटू द आईएएस एंड द अदर ब्यूरोक्रेटिक सर्विसेज, चाहे वो सेंट्रल सर्विसेज हो या स्टेट सर्विसेज हो, आपको कमिटमेंट, डेडिकेशन और डिसिप्लिन की जरूरत होती है, क्योंकि एटलीस्ट 10 आवर्स ऑफ स्टडी एवरी डे, इसके बगैर काम नहीं चल सकता है। आपको अपने 10 घंटे पूरे 24 घंटे में से वर्कआउट करने ही है मिनिमम, दैट यू हैव टू स्टडी स्टेडली। बस ये प्लान आउट करना होता है, क्योंकि मोनोटोनस हो जाता है, हम लगातार 10 घंटे नहीं पढ़ सकते हैं और एक सब्जेक्ट भी लगातार नहीं पढ़ा जा सकता है। सो यू हैव टू वर्क आउट अ टाइम टेबल। लाइक सपोजिंग आई हैड ऑप्टेड फॉर सब्जेक्ट्स हिस्ट्री एंड पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, तो मैंने अपना टाइम टेबल चॉकआउट किया हुआ था, क्योंकि आपको साथ में जनरल स्टडीज भी प्रिपेयर करना होता है और सारे सब्जेक्ट्स भी पढ़ने होते हैं। सो इट हैज टू बी डिवाइडेड इन ऑन अ 2 आवर बेसिस। लाइक 2 घंटे अगर हम हिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो ब्रेक लेने के बाद अगले 2 घंटे हम अपना दूसरा सब्जेक्ट पढ़ेंगे और शाम का टाइम हम जनरल स्टडीज को डेडिकेट कर सकते हैं। बट दिस हैज टू बी कंसिस्टेंट, वी कैन नॉट टेक ब्रेक्स। लाइक अगर हमने हफ्ता भर की भी छुट्टी ले ली तो हम बहुत पीछे चले जाएंगे। सो दिस हैज टू बी कंटिन्यूअस and it has to be steadfast. हमें ये like we have to cut off ourselves from the social life definitely for some time, क्योंकि कुछ पाने के लिए कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ हमें कॉम्प्रोमाइज तो करना ही पड़ता है, क्योंकि ये हमारे पूरी जिंदगी का सवाल है, एम्स की बात है, एम्बिशंस की बात है। आई बिलीव हर स्टूडेंट को अपने एम्बिशन को पाने के लिए डेफिनेटली बहुत ज्यादा डिटर्मिन्ड और कमिटेड होने की जरूरत है। जी जी बिल्कुल, मैं आपसे बिल्कुल एग्री करता हूं कि कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। बहुत से जो आजकल बच्चे एंटरटेनमेंट और इस सब में लगे रहते हैं, उनका ज्यादातर वक्त जो है वो एंटरटेनमेंट पर जाता है, ऐसी चीजें देखते हैं, तो जाहिर सी बात है वो अपना वक्त जाय कर रहे हैं। तो अगर कुछ बनना है जिंदगी में तो उनको एक मंजिल तय करनी होगी और उसके लिए मेहनत भी करनी होगी। जैसे आपने मेहनत की और आप आगे लगातार आप बढ़ रही हैं। तो आपसे मैं ये पूछना चाहूंगा कि आप अभी एट प्रेजेंट यू आर प्रोफेसर ऑफ हिस्ट्री, आप हिस्ट्री पढ़ा रही हैं, हिस्ट्री की प्रोफेसर हैं। आपने फिर साथ के साथ आपने लॉ किया, आप मोटिवेट हुई अपने हस्बैंड से और आपने लॉ किया, वहां आपने गोल्ड मेडल हासिल किया। अब आप साथ में पर्शियन लैंग्वेज भी पढ़ रही हैं, उसमें भी आप कुछ करने जा रही हैं। तो ये जो डाइवर्सिफाइड है, हिस्ट्री, लॉ एंड देन लैंग्वेज पर्शियन, ये डाइवर्सिफाइड फील्ड किस लिए, क्या मकसद क्या है? कुछ आगे कुछ ना कुछ एम तो होगा आपके सामने। एब्सोल्युटली सर, पहले तो मेरा इंटरेस्ट इन परसुएंस ऑफ एक्सीलेंस है, पहला तो पर्पस यही है। दूसरा है एकेडमिक अपग्रेडेशन, क्योंकि अगर हम सीखते रहते हैं और अपने आप को स्टूडेंट बना के रखते हैं तो डेफिनेटली लर्निंग बहुत अच्छी रहती है और ये कहीं ना कहीं काम आती है। तीसरी बात ये है सर, आई बिलीव दैट लॉ इज अ वेरी पावरफुल डिग्री। एनीबडी हु परस्यूज लॉ definitely has a sense of empowerment more than compared to others. क्योंकि मेरे हस्बैंड लॉ के प्रोफेशन में है, तो अभी लेटेस्ट आई हैव बीन असिस्टिंग हिम। मेरा अक्सर ज्यादातर काम जो होता है उनके साथ बैठकर डॉक्यूमेंटेशन का होता है। अभी लेटेस्ट एक केस हैंडल जो किया गया है, इट वाज अबाउट अ माइनर विक्टिम ऑफ रेप। हमारा एक गांव हम लोग ने अडॉप्ट किया है, बौधिया कला इन लखीमपुर खीरी। अच्छा। सो वहां पर से एक हम लोग लगातार टच में रहते हैं। वी कीप वर्किंग ऑन अ सोशल फ्रंट फॉर द पीपल ऑफ दैट विलेज। तो वहां से एक फोन आता है, 12 अगस्त की ये बात है,
of a lady that her daughter was complaining of stomach ache, और जब एग्जामिन कराया गया तो पता चला that she is pregnant. She was around 16 weeks pregnant. अच्छा. And she had been raped. उसके अपने सगे रिश्तेदार ने उसके साथ ये victimization किया था, तो उस केस को follow up करना, it was shocking and it was very sad, sir. तो उसका जो उस लड़की की काउंसलिंग करना, उससे बात करना, उसके मदर के साथ बात करना, ये सारा मेरा काम था. Then making a lot of studying the law कि MTP का क्या एक्ट है, उस पूरे केस को हम लोग ने फॉलो अप किया, हाई कोर्ट से ऑर्डर करवाया कि उसका मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी करवाया जाए बिकॉज शी इज अ माइनर एंड 24 वीक्स तक अब अलाउड है. शी हैड ऑलरेडी रीच्ड 22 पॉइंट सम डेज and but we have been able to get that work done. That girl is free of that unwanted pregnancy and I have been assisting my husband and I am really happy कि हम अपनी लॉ की डिग्री का यहाँ पर कुछ उपयोग कर पाए. और इवन अगर I was not qualified with law, I would have been very happy to help this girl, which I was able to do क्योंकि मुझे वो लॉ बेहतर समझ में आया and I was involved in this case in totality. So I definitely believe law is a powerful degree. बिल्कुल बिल्कुल. नहीं जाहिर सी बात है कि चूंकि आपके पास लॉ की डिग्री है, आप कानून को समझती हैं, आप अपने जो आपके शरीक हयात हैं उनको भी आप असिस्ट करती हैं, और साथ में चूंकि मैं आपके अचीवमेंट्स में देख रहा था, आपकी एक्टिविटीज में देख रहा था कि आप कितनी सामाजिक सेवा भी करती हैं, समाज सेवा भी करती हैं, कम्युनिटी सर्विस में आपका यकीन है, और आपने बहुत सारे कम्युनिटी वर्क में आपने काम किया है, कम्युनिटी सर्विसेज के लिए काम किया है. ये भी एक बहुत जबरदस्त कम्युनिटी सर्विस है. आजकल ये बहुत देखने में आ रहा है हिंदुस्तान में, खास ये बड़ी ट्रेजेडी की बात है, बहुत ही शॉकिंग है कि माइनर बच्चियों के अगेंस्ट भी उस तरह के केसेस जो हैं वो बढ़ रहे हैं. तो उनको किसी न किसी तरीके से तभी न्याय मिलेगा जब उन लोगों को जो ऐसी दरिंदगी करते हैं उनको जो है कैफे किरदार तक पहुंचाया जा सके, उनको जेल और उनको सजाएं मिल सकें, तभी वो, और सख्त से सख्त सजाएं उनको दी जाएं ताकि वो आगे कोई उस तरह की हरकतें ना कर सके. बहरहाल आप जो है चूंकि कम्युनिटी सर्विस बहुत करती हैं, तो किस तरह की कम्युनिटी सेवाएं हैं जिसमें आप ज्यादा इन्वॉल्व रहती हैं? अगर कुछ लोगों को मान लीजिए जरूरत है, वो आपसे किस तरीके से कांटेक्ट कर सकते हैं? तो एक तो कुछ आप थोड़ा ब्यौरा आप अपनी सामाजिक कार्यों का आप थोड़ा सा ब्यौरा दें. जैसे कि अभी आपको हमने बताया दैट एक गांव है यहाँ पर लखीमपुर खीरी के पास, बौद्धिया कला, उसको हम लोग ने अडॉप्ट किया हुआ है. सो मोस्ट ऑफ द प्रॉब्लम्स जो वहाँ पर होती हैं उसमें हम लोग इन्वॉल्व रहते हैं और अपना कंट्रीब्यूशन देने की कोशिश करते हैं. लाइक दिस इज डन ऑब्वियसली अलॉन्ग विद माय हस्बैंड दैट वी आर डूइंग दिस. बच्चे भी हम अपने साथ में इन्वॉल्व करने की कोशिश करते हैं, दोनों बेटों को भी इन्वॉल्व करते हैं. सो बहुत सारे ऐसे लोगों के साथ हम लोग का मिलना होता है एंड आपको सर देख के इतना अफसोस होगा, पीपल आर सो पुअर, उनके पास बेसिक एमिनिटीज नहीं है, बस खाने पीने की प्रॉब्लम है. तो ऐसे ही बहुत सारे केसेस सामने आए थे. एक बदलू नाम का वहाँ व्यक्ति था, ही हैड लॉस्ट बोथ हिज हैंड्स, केन क्रशर में उसके दोनों हाथ कट गए थे. उनके 4 बच्चे हैं, तो उनके मैटर को परस्यू करके उनके आर्टिफिशियल हाथ लगवा पाए हैं हम लोग जयपुर से. सो देन टॉयलेट्स वहाँ पे हम लोगों ने बनवाए हैं. अभी लेटेस्ट जो एक्टिविटी हमने करी है इन द विलेज, वहाँ पर एब्सोल्यूट वैक्सीनेशन के लिए हम लोगों ने काम करा था, तो 100% वैक्सीनेटेड है वो एरिया. अभी 21,000 प्लांट्स का ड्राइव हुआ था जब यहाँ पर प्लांटेशन ड्राइव हो रही थी जुलाई में, तो हम लोगों ने भी ये इनिशिएटिव में ज्वाइन किया था. अपनी तरफ से हम लोगों ने 21,000 प्लांट को प्लांटेशन ड्राइव में कंट्रीब्यूट करने का पूरा कोशिश किया. तो दिस इज द लेटेस्ट वर्क. इसी तरह से लगातार कोई ना कोई जरूरतमंद या पर्सन हु इज इन नीड वो हम लोग को अप्रोच करता है. सर बहुत सारे जरिए हैं जिसके द्वारा लोग हम लोगों से कांटेक्ट करते हैं, और जो भी कोशिश हम लोग कर सकते हैं पूरी तरह से कोशिश करते हैं कि उस व्यक्ति की या उस फैमिली की मदद कर सके. नहीं, ये बहरहाल एक बहुत बड़ा काम है समाज सेवा का. आप जैसे आपने कहा कि आपने वो गांव अडॉप्ट किया हुआ है. अगर इस तरह की सोच हर वो शख्स जो रिसोर्सफुल है, जिसको ऊपर वाले ने कुछ अता किया है और जिसके पास अपनी रिसोर्सेज भी हैं, अगर हर वो शख्स ऐसी सोच रखे, और वो कोई ना कोई ऐसे गांव, छोटे छोटे गांव भी हैं, बहुत बड़े गांव नहीं, छोटे छोटे गांव भी हैं, बड़े भी हैं, छोटे से गांव को भी अगर वो अडॉप्ट कर लें और वहाँ अपना थोड़ा सा वक्त महीने में 1 दिन 2 दिन वो लगाएं, तो बहुत कुछ तब्दीली हम ला सकते हैं इस समाज में.
समाज में तब्दीली इसी तरीके से आएगी जब हम लोग सोच रखते हो और हम उसके लिए काम भी करते हो, अमल भी करते हो, यानी फिक्र भी हो और उसके साथ साथ अमल भी हो। डॉक्टर सनोबर, आप न्यू इंडिया एजुकेशन ट्रस्ट की एडवाइजर भी हैं। ये ट्रस्ट भी जो है वो गांव में, रूरल एरिया में काम कर रहा है और एक क्वालिटी स्कूल बनाने की कोशिश में है। असारा गांव है जिला बागपत में, आप उसकी एडवाइजर भी हैं। क्या कुछ आप मशवरा देंगी? जाहिर से बता, अभी स्कूल लॉन्च होने वाला है बहुत जल्द, नवंबर से रजिस्ट्रेशन एडमिशन शुरू हो रहे हैं वहां पर। तो रूरल एरियाज को खास तौर से आप देखते हुए, और जाहिर एजुकेशन जो है वो कहीं ना कहीं इन्वेस्टमेंट तो करना ही पड़ेगा पेरेंट्स को भी। हर कोई तो फ्री की शिक्षा नहीं मिल सकती है, और आज के जमाने में बहुत मुश्किल हो गया। अगर आप दुनिया की हर चीज पे खर्च करते हैं तो शिक्षा पर भी खर्च करें। और वो एक नारा है कि एक रोटी कम खाओ मगर बच्चों को जरूर पढ़ाओ, तो वो एक बहुत जरूरी है। तो क्वालिटी को खास तौर से रूरल एरिया को ध्यान में रखते हुए और क्वालिटी को ध्यान में रखते हुए क्या कुछ आप मुफीद मशवरे दे सकेंगे? सर, बेसिकली स्कूल तक लाने का जो काम होता है वो हमारा फर्स्ट स्टेप होना चाहिए है, बिकॉज अट्रैक्टिंग द स्टूडेंट्स टू स्कूल, जो उन गांव के फैमिलीज के वर्कफोर्स हो सकते हैं, वो वहां पे उन्हें कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा कि बच्चे को हम स्कूल भेजें। जो उनके वर्किंग हैंड्स हैं वो कम हो जाएंगे। सो वी हैव टू टेक द पीपल ऑफ द विलेज इन कॉन्फिडेंस दैट ऑब्वियसली देयर income is not going to be affected and we are not going to take any share out of it. हमें बच्चों को encourage करना पड़ेगा कि वो स्कूल आए, especially the girl child, क्योंकि जो बच्चियों की शिक्षा के ऊपर सरकार का पूरा अटेंशन रहा है, तो उसको भी हमें ध्यान में रखते हुए गर्ल चाइल्ड के लिए डेफिनेटली कोई स्पेशल फैसिलिटीज या कोई स्पेशल प्रमोशनल ऑफर्स from the school रखने पड़ेंगे, so that the children are attracted to come to the school and they want to stay in the school. बहुत सारे टाइम ऐसा होता है कि बच्चे ड्रॉप आउट कर जाते हैं, कुछ क्लासेस पढ़ी और ड्रॉप आउट कर दिए। तो इस ड्रॉप आउट फिगर को रिड्यूस करने के लिए या ड्रॉप आउट फिगर को बिल्कुल ना होने देने के लिए we have to put in some kind of incentives so that the children stay in the school and they like to stay in the school. एक फॉर्मेलिटी की तरह नहीं, बल्कि इंटरेस्ट के साथ और खुशी के साथ वो स्कूल आए और स्कूल में अपना पूरा टाइम व्यतीत करें, पढ़ाई करें और उसके साथ बहुत सारी और कुछ सीखें। क्योंकि न्यू एजुकेशन पॉलिसी में वोकेशंस की बात करी गई है, एक्स्ट्रा करिकुलर्स के ऊपर बहुत सारी बात करी गई है। तो बिसाइड्स द रेगुलर सिस्टम ऑफ टीचिंग वी हैव टू इनकॉर्पोरेट अ लॉट ऑफ एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज अलॉन्ग विद द वोकेशनल ट्रेनिंग। किसी ना किसी तरीके की वोकेशनल ट्रेनिंग एट अ हायर लेवल बच्चों को देनी पड़ेगी, बिकॉज डेफिनेटली वर्किंग हैंड्स की बात बार बार आ जाती है। अगर कोई वोकेशनल ट्रेनिंग होगी तो आगे चलकर वो कहीं ना कहीं अपने माँ बाप की हेल्प कर सकते हैं एट अ लोअर लेवल। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। ये गांव में खास तौर से बात है कि वहाँ बच्चों को किसी ना किसी तरीके से अट्रैक्ट किया जाए कि बच्चे स्कूल आना पसंद करें, स्कूल आना पसंद करें और वो अट्रैक्ट हों स्कूल की तरफ। एक दिन भी वो स्कूल मिस ना करना चाहें, उसके लिए कहीं ना कहीं स्कूल में उस तरह की एक्टिविटीज रखनी पड़ेगी। और पेरेंट्स का भी, जहां तक जो वीकर सेक्शन है वो ऐसा सेक्शन है जो बाकी बहुत कमजोर है, वो शायद फीस अफोर्ड नहीं कर सकता, लेकिन बच्चे बहुत अच्छे हैं, टैलेंट तो हर जगह है, वहां भी टैलेंट है। उनके टैलेंट को फाइंड आउट किया जाए और उनकी मदद की जाए, उनको स्कॉलरशिप्स भी दिए जाएं, उनके लिए स्पॉन्सर्स भी हम तलाश करेंगे ऐसे बच्चों के लिए। चूंकि स्कूल को सेल्फ सस्टेनेबल तो होना है ना, तो इसलिए फीस तो देनी होगी, लेकिन उन गरीब बच्चों के लिए जो डिजर्विंग हैं उनके लिए स्कॉलरशिप्स और स्पॉन्सर्स ढूंढे जाएंगे, वो भी किया जाएगा, जिससे उनकी एजुकेशन चलती रहे, आगे बढ़ती रहे। मैं आखिरी में कुछ इस बात पर आऊंगा क्योंकि आप इन्वॉल्व हैं उस स्कीम के साथ में जो उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट की स्कीम है, बच्चों को सिविल सर्विसेज और उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन के एग्जाम की तैयारी कराते हैं, खासतौर सिविल सर्विसेज की तैयारी कराते हैं। आप उस स्कीम से जुड़ी हुई हैं, आप उसमें पढ़ाती भी हैं, तो क्या आप कुछ बच्चों को बता सकती हैं कि उस स्कीम से बच्चे कैसे फायदा उठा सकते हैं? यस, ये जो अभ्युदय योजना है इस स्कीम का, और ये हमारे उत्तर प्रदेश सरकार की एक बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना है, बहुत ही अच्छी योजना है, जिसके द्वारा बिना किसी फीस के बच्चे जो एस्पिरेंट्स हैं, जो सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं, वो इस योजना के थ्रू हेल्प पा सकते हैं।
सर वैसे तो वहाँ पर लाइव क्लासेस होते हैं। अभी कोरोना काल में देयर वर सम ऑनलाइन क्लासेस आल्सो, देयर वर ऑनलाइन क्लासेस, देयर वर लाइव यूट्यूब क्लासेस। अदरवाइज लखनऊ यूनिवर्सिटी में लखनऊ की बात अगर करें तो ये क्लासेस कंडक्ट होती हैं सुबह, और इसमें एनरोल होने के लिए अभ्युदय की साइट पे जाना पड़ेगा। वहां पर कुछ टेस्ट होते हैं जिसके जरिए क्लियर करके आप उसमें एडमिशन पा सकते हैं। अगर आपको एडमिशन नहीं मिलता है तो अभ्युदय योजना का चैनल है, देयर इज अ यूट्यूब चैनल जिसपे क्लासेस अपलोडेड भी हैं हर सब्जेक्ट की जो पढ़ाए जाते हैं। आई डील विद हिस्ट्री, और वहां पर बच्चे आते हैं। और अभी जब रिजल्ट्स आउट हुए हैं सिविल सर्विसेज के, तो अभ्युदय योजना जो बच्चे कर रहे थे उनका भी सिलेक्शन हुआ है, एंड दे हैव परफॉर्म्ड वेरी वेल। सो डेफिनेटली दिस इज वन ऑफ द बेस्ट स्कीम्स दैट द गवर्नमेंट ऑफ उत्तर प्रदेश हैज लॉन्च्ड। और क्योंकि ये यंगस्टर्स से संबंधित है, स्टूडेंट्स से संबंधित है, so I feel that this is definitely one commendable effort that the government has made for the students and the young boys and girls of Uttar Pradesh. That's really great. हम उसके लिए वाकई में गवर्नमेंट ऑफ उत्तर प्रदेश को जो है धन्यवाद बोलना चाहेंगे कि उन्होंने एक ऐसी स्कीम शुरू की है जहां बच्चे जो हैं उसका फायदा उठा सकते हैं, और इसकी मेरे ख्याल से कोई फीस भी नहीं होगी, ये बिल्कुल फ्री सेवा होगी। जी सर, एंड जो टीचर्स पढ़ाते हैं दे आर ऑल वेरी वेल क्वालिफाइड, दे आर सम ऑफ द बेस्ट टीचर्स। सो बच्चों को डेफिनेटली उसे ज्वाइन करके फायदा होगा, और बहुत अच्छी क्लासेस होती हैं। जी 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 बिल्कुल बिल्कुल। बहरहाल आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा, आपने वक्त निकाला। मैं चाहूंगा कि आप जाते जाते, अभी हमारे पास 2 मिनट का समय और है, उसमें अगर कोई मुफीद कोई संदेश आप युवा लोगों के लिए, खास तौर से उन लोगों के लिए जो ग्रेजुएशन कर रहे हैं, अभी अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज में हैं, उनके लिए अगर कोई आप संदेश देना चाहें तो आप 2 मिनट का वक्त आपके पास है। यस सर, सो मेरा यही कहना है कि जो भी बच्चे अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज कर रहे हैं, जो 3 साल का था, बिकॉज ऑफ द एनईपी इट इज गोइंग टू रन इनटू 4 years. So these are the best years of your life. जो अब आप कॉलेज लाइफ में आ गए हैं तो इस लाइफ को पूरी तरह से एंजॉय करिए। मेरा कहने का मतलब ये है कि पढ़ाई के साथ साथ बहुत कुछ और भी सीखने का मौका भी है आपके पास, और आपके पास टाइम भी है, तो कुछ ना कुछ ऐसा सीखिए जो आपको प्रोफेशनली आगे काम आएगा। अपनी एम्बिशंस को बिल्कुल क्लियर कर लीजिए, अपने टारगेट्स को एकदम क्लियर करके अपने सामने रखिए, और उसी राह को पकड़ लीजिए जिस राह से आप अपनी मंजिल तक पहुंचना चाहते हैं या पहुंचने का प्लान कर रहे हैं। बट द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज दैट प्लीज डू नॉट वेस्ट योर टाइम, एंजॉय योर टाइम, स्टडी एंड मेक द बेस्ट यूज ऑफ योर टाइम, क्योंकि जो अगले 4 साल के बाद जो वक्त आएगा वो आपको दुनिया में उठा के रख देगा। यू विल बी स्ट्रेट इनटू द फेस ऑफ दिस वर्ल्ड। यू हैव टू डिसाइड अपॉन योर करियर। अगर आप पीजी करते हैं या अगर आप कोई करियर परस्यू करने चाहते हैं, उसके लिए यही वक्त है कि आप उसे डिसाइड कर लें और अपनी पूरी मेहनत और मशक्कत इस वक्त पर करें, क्योंकि टाइम वंस गॉन नेवर रिटर्न्स। हो सकता है आप एंजॉयमेंट बाद में कर सकते हैं जो आप करना चाहते हैं, और बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो बाद में भी करी जा सकती है, लेकिन ये वक्त जो चला जाता है वो नहीं आएगा। तो इसका बेस्ट यूज करिए, मेहनत करिए, मशक्कत करिए, और अपने टारगेट्स को अचीव करने की पूरी तरह से कोशिश करिए। ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू। जी जी, बहुत अच्छा आपने कहा। और मुझे एक शेर याद आता है कि मंजिल की है तलाश तो दामन जुनू का थाम, राहों के रंग देख न तलवों के खार देख। क्या बात है। मंजिल की तलाश में पागल होना पड़ता है, जुनूनी होना पड़ता है। तो सब, और ये उम्र खासतौर से ऐसी है जिसमें इतनी ताकत, इतनी शक्ति होती है इस उम्र में कि वो सब कुछ बदल सकते हैं, बहुत कुछ कर सकते हैं। बस शर्त ये है कि उस शक्ति को एक सही दिशा में इस्तेमाल किया जाए। Channelizing of energy in the right direction is the need of the hour. That's right. Anyway, thank you Dr. Sanovar Haider कि आपने वक्त निकाला, और हमें ऐसी आशा है कि हमारी आज की इस मुलाकात से, हमारी इस गुफ्तगू से कुछ ना कुछ नौजवान जो हैं वो इसका कुछ ना कुछ फायदा जरूर उठाएंगे, और वो अपनी मंजिल की तायुन करेंगे और उसकी तरफ मेहनत भी करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच सर। दोस्तों, ये थी आज की हमारी मेहमान डॉक्टर सनोवर हैदर किदवाई, जो प्रोफेसर हैं हिस्ट्री की गवर्नमेंट कॉलेज में लखनऊ में। आप बहुत सारी एक्टिविटीज में आप इन्वॉल्व हैं। यूपीपीएससी का जो एग्जाम हुआ उसमें आपने असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए टॉप किया, अलाइड सर्विसेज के लिए भी आपका सिलेक्शन हुआ, आपने बीएड भी किया, लॉ में आपने इन सर्विस लॉ करते हुए आपने उसमें गोल्ड मेडल यानी टॉप किया वहाँ कॉलेज को।
तो इस तरीके से आप देखते हैं कि जो लोग मेहनत करते हैं और जिनका मिशन होता है, जिनका कुछ मकसद होता है, वो उस मकसद में जरूर कामयाब होते हैं। लेकिन वही शर्त वही है कि आप मेहनत करें। मेहनत के बगैर कुछ नहीं मिलता। मेहनत करेंगे तो सब कुछ मिलेगा। तकदीर कुछ नहीं है। तकदीर तो वही है जो तदबीर से बनती है। आप जो है तदबीर करें, मेहनत करें, तकदीर अपने आप आपकी बन जाएगी। तो मेहनत कीजिए, खूब मेहनत करें और अपनी मंजिल को हासिल जरूर करें। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। अगर आपको हमारा ये प्रोग्राम पसंद आया तो इसको लाइक करें, शेयर करें, और हमारा जो यूट्यूब चैनल है न्यू इंडिया एजुकेशन ट्रस्ट बियॉन्ड क्लासरूम, उसको सब्सक्राइब करें, क्योंकि ये आपका अपना चैनल है। हम इस तरह के प्रोग्राम आपके लिए लाते रहेंगे और हमें उम्मीद है कि आप उससे फायदा उठाते रहेंगे। थैंक यू, धन्यवाद, हैव अ ग्रेट टाइम।